नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। ये जो सेट आप देख पा रहे हैं, इसके स्टार्टिंग के जो 20 प्रश्न थे वो इससे जस्ट पहले हमने देखे थे। यदि वो आपने नहीं देखे हैं, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा संस्कृत, इंग्लिश और साथ ही साथ साइंस, तीन पोर्शन, तीनों के 10-10-10। जिस प्रकार से सुपर टेट का सिलेबस आता है, सुपर टेट का पेपर आता है, उसी पैटर्न पर हम यहाँ पर देख रहे हैं। परंतु ये जो प्रश्न हैं ये आपके यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, सुपर टेट के लिए तो हैं ही हैं, तो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं 121 नंबर प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है, भूत बलि में कौन सा समास है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, चार ऑप्शन है। बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बहुत से रूल भी होते हैं समास में अलग अलग। यदि टॉपिक वाइज आप पढ़ेंगे तब वहाँ पर इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब किया जा सकता है, पर यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर की बात करता हूँ तो भूत बलि पद में तत्पुरुष समास आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आलस्यम हिम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्धो समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। अस्मिन श्लोक यानी कि इस श्लोक में शरीरस्थाः अर्थ अस्ति। इसका अर्थ आपको जो बताना है, ये जो आपका यूज हुआ है, शरीर में बैठा हुआ, शरीर है, मनुष्य का, या अपनत्व लेकर। तो बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके अर्थ से। क्या रहा है ना कि आलस्य ही मनुष्याणाम, मनुष्य के शरीर में है मेन है। तो मेन क्या है, शरीर है, मनुष्य है, या है? तो आपका आंसर की बात करें तो शरीर में बैठा हुआ, ये यहाँ पर संदर्भ में इसका आंसर होगा। 23 प्रश्न कह रहा है, तिष्ठति क्रियापद में लकार जो है वो कौन सा है? चार ऑप्शन है। बताना है आपको तिष्ठति क्रियापद में लकार जो है वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, तिष्ठति में जो तिष्ठ है, स्था भी हम कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है ठहरना या प्रतीक्षा करना। अब आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला लट लकार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लट लकार को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपके कोर्स में हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 24, शोकाग्नि में कौन सा समास है? चार ऑप्शन है। बताना है आपको उपमान पूर्व पद कर्मधारय, उभय पद विशेषण कर्मधारय, विशेषण पूर्व पद रूपक कर्मधारय। बात करते हैं आंसर की तो आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा, रूपक कर्मधारय शोकाग्नि में हो जाएगा। 25 प्रश्न कह रहा है कि विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति पर लोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वैधनम। बताना है आपको जो व्यसनेषु पद है इसका अर्थ क्या है। यहाँ पर देखिए है, अर्थ बताना है आपको। व्यसन में, कार्य में, धर्म में, दुख में। लिखा है ना कि विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति। अर्थ क्या निकलेगा इसका? विदेशेषु मतलब विदेश में, धनम विद्या, विद्या ही धन है, विदेश में विद्या ही धन है। व्यसनेषु धनम मति यानी कि संकट में जो बुद्धि होती है वही आपकी धन होती है। और यहाँ पर व्यसनेषु पूछा गया है जो कि आपका व्यसन ही सीधे लिखा गया है, तो आप ए ही ऑप्शन को टिक कर देंगे। और वैसे आप ऑप्शन बदला होता तो उसके अकॉर्डिंग भी टिक कर सकते थे, क्योंकि उसका अर्थ मैंने बता दिया। नेक्स्ट लाइन आपकी कह रहा है परलोके धनम धर्मः, यानी कि परलोक में जो धर्म है वही धन है। और शीलम सर्वत्र वैधनम, यानी कि सील ही सर्वत्र ही धन है। सील जो है वो सर्वत्र ही सभी जगह धन है। ये आपका जो है वो हो जाएगा। है हमारे अगले प्रश्न 26, पितृव्याह का अर्थ जो है क्या है? मामा, चाचा, नाना, दादा। चार ऑप्शन। बताना है आपको कौन सा सही होगा। पितृव्याह का अर्थ जो है क्या होगा। बात करते हैं आंसर की तो आपका ऑप्शन बी वाला चाचा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चाचा इसका अर्थ होता है। और थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में आप क्या कहेंगे, पितृव्य हिंदू परिवार में पिता के भाई को जो कहते हैं। 27 प्रश्न कह रहा है कि द्रस धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा। चार ऑप्शन है। बताना है आपको, छाटना है कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि द्रस धातु में चलते किस प्रकार से आपके रूप हैं, किसमें? लिट लकार और मध्यम पुरुष ना कह के डायरेक्ट लिट लकार में। तो आपका चलता है द्रच्छति, द्रच्छत, द्रच्छन्ति, द्रच्छसि, द्रच्छताः, द्रच्छत, द्रच्छामि, द्रच्छावा, दिच्छामाः। इस टाइप से चलते हैं। तो प्रथम, मध्यम, उत्तम तीन होते हैं। तो मध्यम में क्या बने बताया? द्रच्छसि, द्रच्छताः, द्रच्छत आता है।
और दृच्छत कहाँ है, बी वाले आपका ऑप्शन में है। लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप ये हो जाएगा। इस टाइप से तो होता है एक वचन, बीच में द्विवचन, साइड में बहुवचन। पहली वाली लाइन में प्रथम पुरुष, फिर आपका मध्यम पुरुष, फिर आपका उत्तम पुरुष, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष बहुवचन पूछा। अगला प्रश्न 28 देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आगे भी हम अच्छे से अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराते रहें, और साथ ही साथ शेयर भी करते रहिए और लोगों के साथ। 28 प्रश्न देखते हैं। संस्कृत में कितने वचन होते हैं, 2, 3, 4 या 5, और लाइव टाइमिंग है बजे, लाइव आकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो संस्कृत में कितने वचन होते हैं ये बताना है आपको। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कृत में कुल 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 29 प्रश्न कह रहा है पठित्वा पद में प्रत्यय जो है वो कौन सा है। लेप प्रत्यय है, तिन प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। इनके सब अलग से रूल रेगुलेशन होते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्रश्न के साथ आंसर की बात कर रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। बात कर लेते हैं चलिए आंसर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन तत्वा प्रत्यय जो है वो सही हो जाएगा। पहचान भी सकते हैं आप, देखिए पठित्वा में आखिरी में तो आ रहा है, तत्वा में आखिरी में तो आ रहा है, उससे भी पहचान सकते हैं। लास्ट हमारा संस्कृत का है, उसके बाद इंग्लिश के देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि रामेह पद में विभक्ति और वचन आपको बताना है। प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, चतुर्थ बहुवचन या तृतीया बहुवचन। ऑप्शन ABCD में छांटना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो रामः पद का जो रूप होता है तो कुछ इस प्रकार से चलता है। रामः रामौ रामाः प्रथमा विभक्ति में, द्वितीया में रामम रामो रामान, फिर तृतीया में रामेन रामाभ्यम रामेह रामेह। तो पूछा गया है तो यानी कि कहाँ पर आ रहा है, सबसे पहले तो तृतीया विभक्ति में आ रहा है और सबसे लास्ट में यानी कि बहुवचन में आ रहा है। तो तृतीया और बहुवचन कहाँ है आपका, डी वाला आपका ऑप्शन है, तृतीया बहुवचन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ लोग इस क्रम में भी याद करते हैं कि एक वचन जो है उसमें पूरे याद कर लिए, रामः रामम रामेन रामाय रामात रामस्य रामे रामः, वो भी आप याद करते हैं। मेन चीज़ आपको यहाँ पर आंसर छांटना होता है। अब यहाँ से एक प्रश्न पैराग्राफ पर आधारित पूछे गए हैं। इफ दिस इज सो, इफ टू रीड एज इफ शुड बी रीड, कॉल फॉर द रेयरेस्ट क्वालिटीज ऑफ इमेजिनेशन, insight and judgment, you may perhaps conclude the literature is a very complex art, and this is unlikely that shall be able, even after a lifetime of reading, to make any valuable contribution to its criticism. We must, और ये जो क्रिटिसिज्म लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है आलोचना करना, किसी की निंदा करना। वी मस्ट रिमेन, वी मस्ट रिमेन रीडर्स, वी शैल नॉट पुट ऑन द फर्दर ग्लोरी दैट बिलोंग those rare being who are also critics। अब इस पर बेस्ड पहला प्रश्न पूछा गया 31 वाला कि द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कॉन्क्लूड। एंटोनिम और सिनोनिम क्या होता है, एक आपका अपोजिट होता है, सिनोनिम समानार्थी होते हैं। तो यहाँ पर आपसे अपोजिट पूछा गया है, विलोम शब्द जिसे हिंदी में कहते हैं वो। सबसे पहले कंक्लूड का आपको अर्थ पता होना चाहिए, तो क्या होता है, निष्कर्ष निकालना होता है। अब बात करते हैं अपोजिट की। तो आपका ऑप्शन ABCD में से पहला आपका ऑप्शन कॉमन्स बिल्कुल सही हो जाएगा। कंक्लूड जो है इसका जो अपोजिट है वो कॉमन्स होता है, ओपन भी होता है, बिगन भी होता है, स्टार्ट भी होता है। तो ये सभी आपके में आ जाएंगे। अगला प्रश्न 32 कह रहा है व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल अबाउट लिटरेचर। बताना है आपको 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। कि दैट नो कॉन्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी फॉर लिटरेचर। दूसरा कह रहा है दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तीसरा कह रहा है दैट इज़ नॉट एन ईजी वन टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग। और चौथा कह रहा है दैट इट इज़ सम एक्सटेंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन ABCD में। तो आपका ऑप्शन सी वाला, दिस इज़ नॉट एन ईजी वन टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग, ये आपका सही हो जाएगा। पैराग्राफ पर ही आधारित ये सब प्रश्न आपको पूछे गए हैं। 33 प्रश्न आपका पूछा गया है आर्टिकल से संबंधित, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। डॉक्टर MS गौतम इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, नन आएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं आएगा। 4 ऑप्शन में छांटना है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। मैंने आपको वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड के आधार पर सारी चीज़ें बताई भी थी कि जब आप इसे पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी को तो आप इसे वाई के साउंड से पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी, इस टाइप से मैंने आपको पहले भी बताया है। और जब आपका कॉन्सोनेंट का साउंड आए तब आप ए लगाते हैं, यहाँ पर आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर यू है जो कि आपका एक वॉवेल है, पर मैंने क्या बोला था उसको, जब आप
प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसका, उसके बाद साउंड क्या निकल रहा है उसके आधार पर ए एन आप यूज़ करते हैं, ना कि वहाँ पर कौन सा लेटर लिखा हुआ है उसके आधार पर। तो यहाँ पर लिखा तो यू है, ए ई आई ओ यू में यू आता है, परंतु जब आप इसे उच्चारण करेंगे तो आपका वाई से आ रहा है, इसीलिए आपका ए यहाँ पर हो जाएगा। 34 प्रश्न कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन आपको बताना है। चार ऑप्शन है, इन होगा, और होगा, ऑन होगा या ऑफ होगा। सी इज प्राउड डैश हर हेल्थ बताना है आपको। इन, फॉर, ऑन या ऑफ में से क्या जो है वो सही होगा। आंसर की चलिए बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल आपका ऑफ जो है, सी इज प्राउड ऑफ हर हेल्थ जो सही होगा। अगला है फिल इन द करेक्ट ऑप्शन टू द गिवन बिलो। 35 प्रश्न क्या है कि ही रोट डैश प्लेस, मैनी प्लेस, सर्टन प्लेस, ईच प्लेस, नन प्लेस। चार ऑप्शन बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन मैनी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ही रोट मैनी प्लेस आपका हो जाएगा। अगला 36 प्रश्न कह रहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फॉर्मिंग पासिव वॉइस। द गर्ल वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा जो है पासिव वॉइस के तौर पर जो पूछा गया है करेक्ट जो है वो होगा। अ गर्ल हैड बीन sung by a song, a girl was being by the girl, a song was sung by the girl, a song has been sing the girl। बात करते हैं आंसर की, तो आपका सबसे पहले क्या आता है, ए सॉन्ग आता है। जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है इसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, तो ए सॉन्ग वाला ही ऑप्शन हो सकते हैं बी सी डी। फिर यहाँ पर जो वॉज वर लिखा है ये आपका वॉज वर के फॉर्म में आएगा, साथ में क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है, जो कि आपके बी वाले ऑप्शन में सॉन्ग वॉज बीइंग, और उसके बाद सिंगिंग जो है इसकी थर्ड फॉर्म संग, और बाय द गर्ल ये आपका द गर्ल जो यहाँ पर सब्जेक्ट है ये इसमें ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज करेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच गिवन बिलो। ही सेड दैट आई शैल गो टुमारो। चार ऑप्शन में छांटना है आपको, बताना है कौन सा यहाँ पर वो इनडायरेक्ट स्पीच के तौर पर जब आप कन्वर्ट करेंगे तो सही होगा। चार ऑप्शन में डायरेक्ट में आंसर की बात करूँगा, तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि ही सेड, तो आपका ऐसे ही रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लग जाएगा आपका, दैट लग जाएगा, तो ही सेड दैट। उसके बाद जो आई है ये आपका चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, तो ही सेड दैट, ही यहाँ तक सही है। सेल जो है कन्वर्ट हो जाएगा शुड में, और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है इस सेल को आप चेंज कर सकते हैं वुड में, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, जैसे ये एक सेल का शुड वाला है एक वुड वाला है। आगे लिखा है कि सैड शुड गो टुमारो, टुमारो का यहाँ पर टुमारो ही लिख दिया गया, जबकि चेंज करने पर आपका द नेक्स्ट डे हो जाता है, तो बी वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा, डी वाला आपका सही होगा, ही सेड दैट ही वुड गो द नेक्स्ट डे। अगला प्रश्न देखते हैं 38, चूज द करेक्ट वर्ड अपोजिट इन मीनिंग वेटरन। वेटरन का अर्थ क्या होता है, अनुभवी व्यक्ति जो है उसके संदर्भ में हम यूज़ करते हैं वेटरन का अर्थ। अब यहाँ पर आपको इसका अपोजिट बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी वाला नोवाइस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नोवाइस के अलावा आपका अप्रेंटिस भी होता है इसी का अपोजिट, रिक्रूट भी होता है, RECRUIT, जैसे नहीं कहते हैं रिक्रूटमेंट, उसी का ही रिक्रूट जो है इसका भी अपोजिट होता है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 प्रश्न देखते हैं, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आई हैव सीन हर बिफोर। बताना है आपको नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब में से जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, तो डी एडवर्ब जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और लास्ट देखते हैं हमारा 40 इंग्लिश का प्रश्न, इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे साइंस के। प्रश्न पूछा गया है चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, और प्रश्न है ए पर्सन हु इज ए स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिसीज। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और हम ये प्रश्न जो इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए थे वहाँ पर करा भी चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं आंसर की, तो बी वाला आपका ऑप्शन कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अ पर्सन हु इज अ स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिसीज। यहाँ से हमारे साइंस के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं 41। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रश्न कह रहा है जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, यानी कि क्या नहीं होता है। सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो है ये अनुपस्थित होती है। 42 प्रश्न कह रहा है कि कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो है उनमें से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? 13, 31, 33 या 12? बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। ऐसे ही कोई ना कोई प्रश्न आपके पेपर में रिपीट हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो करते चलिए। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला 31 आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 कह रहा है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं, एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं या पेलिनोलॉजी कहते हैं? चार ऑप्शन में बताना है आपको फूलों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। बात करते हैं आंसर की तो आपका ऑप्शन ABCD में से बी वाला आपका एंथोलॉजी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये। अगला प्रश्न देखते हैं कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं या आप कमरे को ना तो गर्म कर सकते हैं ना ठंडा कर सकते हैं। तो बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बहुत बार ये प्रश्न रिपीट होता है कि यदि फ्रिज अंदर ठंडा है उसको आप कमरे में खोल दें तो फ्रिज क्या होगा? फ्रिज के कारण कमरे का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? गर्म होगा, ठंडा होगा। तो आप कहेंगे जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। 45 प्रश्न कह रहा है कि आंतों के रोगों के निदान में निम्न कारणों का उपयोग किया जाता है, निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण या गामा किरण? बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं चलिए फिर आंसर की, तो बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन एक्स किरणें जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आंतों के रोगों के निदान में एक्स किरणें जो है वो यूज में लाई जाती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुछ युक्तियां और संबंधित ऊर्जा रूपांतरण दिए गए नीचे। अब आपको बताना है कौन सा सही युग्म सुमेलित है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक से विद्युत, इलेक्ट्रिकल मोटर विद्युत से यांत्रिक, डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत, सोलर सेल रासायनिक से युग्म। बताना आपको कि कौन सा रूपांतरण नीचे जो दिए गए हैं वो सही हैं। तो बात करते हैं आंसर की, तो आपका पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, तीसरा चौथा गलत है, यानी कि ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक से विद्युत और इलेक्ट्रिकल मोटर जो है विद्युत से यांत्रिक। 47 प्रश्न कह रहा है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च जो है वो क्या होगा? आप जानते हैं 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। यदि ये 100 वाट का बल्ब जो है, समझिए मेरी बात को, यदि ये 100 वाट का बल्ब जो है वो 1 घंटे जलता है तो 1000 जो किलोवाट है या 1000 जो वाट है, किलोवाट नहीं, 1000 जो वाट है उसके कंपैरिजन में ये मात्र 10% ऊर्जा की खपत जो है करेगा, यानी कि एक यूनिट का मात्र 10%। पर यहाँ पर बात की जा रही है पूरे 10 घंटे की। तो पूरे 10 घंटे तक अगर ये चलेगा तो 100 को 10 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, यानी 1000 आपका जो वाट है जो कि 1 किलोवाट के बराबर होगा, ये आपका पूरा एक यूनिट जो है वो खाएगा। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि अब यहीं पर 100 वाट की जगह आपका क्या होता, 50 वाट का बल्ब होता, तब आप उसको 10 घंटे की बजाय इससे जस्ट डबल जला सकते थे, तब उतने में एक यूनिट खर्च होता, तो वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 48 प्रश्न कह रहा है कीटों के अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन ABCD, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से कौन सा जो है वो सही होगा। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन एंटोमोलॉजी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कीट में आप थोड़ा सा जोड़ भी सकते हैं कि आंट होती है, आंट बीटी, और आंट से ही एंटोमोलॉजी याद रख सकते हैं, थोड़ा सा जोड़ने का बस तरीका है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद वाला प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। 49 प्रश्न, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? आप सभी जानते हैं। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 49 आंसर की बात करें तो आप सभी जानते हैं 1000, ये वाला नहीं, सी वाला ऑप्शन 1000 मीटर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये गलती ना कीजिएगा कि 1000 देखे और आगे यूनिट देखे ही नहीं, यहाँ सेंटीमीटर लिखा है जबकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न 50 नंबर वाला है, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 131 लीटर,
159 लीटर, 179 लीटर या 201 लीटर। ऑप्शन ABCD बता सकते हैं या डायरेक्ट लीटर के फॉर्म में भी वीडियो के मेन कमेंट में बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे आज के टोटल 30 प्रश्न समाप्त हुए। आशा करते हैं आपको सभी पोर्शन प्रैक्टिस करने में मज़ा आई होगी और हम कोशिश करेंगे और भी जितने सुपर टेट में जिस प्रकार से सेम पेपर आता है उसी प्रकार से ये प्रैक्टिस कराएं, ताकि यूपी टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके भी पोर्शन क्लियर होते चलें और सुपर टेट में भी आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।